हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 19 दिसंबर 2018 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं। हर दिन सुबह 5 बजे ये वीडियो अपलोड होता है, तो इसका पीडीएफ और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वहाँ पर लिंक मौजूद है। तो शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। आप लाइक बटन जरूर दबाएँ। क्वेश्चन होगा, मिश्रित बायोडीजल के इस्तेमाल से किस भारतीय सैन्य विमान ने पहली बार परीक्षण उड़ान भरी? तो इसका आंसर है AN-32। यह सैन्य परिवहन विमान है, यानी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। देखिए, बेंगलुरु में इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख प्रशिक्षण स्थल यानी ASTE में 17 दिसंबर 2018 को AN-32 विमान ने ये परीक्षण उड़ान भरी है। और ख़ास बात थी कि इसमें 10% बायोजेट ईंधन था। एयरफोर्स चीफ हैं BS धनोआ, उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस पर होने वाले जो दिल्ली में होता है फ्लाइट पास्ट, उसमें बायोजेट ईंधन के साथ AN-32 विमान उड़ाने का इरादा रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात होती है। इस फ्यूल को किसने बनाया है? तो छत्तीसगढ़ जैव डीजल विकास प्राधिकरण यानी CBDNA जेट्रोफा के तेल से इसे बनाया गया है और इसकी प्रोसेसिंग की है CSIR IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने। ओके, आपको पता ही होगा कि इससे पहले भी भारत में नागरिक विमान यानी सिविल एयरक्राफ्ट ने बायोडीजल की मदद से उड़ान भरी थी। तो आप बताइए कि किस एविएशन कंपनी ने ये विमान उड़ाया था और ये विमान कौन सा था, उसका नाम भी बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है कि अभी 16 दिसंबर को ही, संडे को ही BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के अंतर्गत किन राज्यों में 2 नए एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु और तेलंगाना। देखिए, तमिलनाडु के मदुरई में स्थापित होगा और ये 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और दूसरा जो है वो तेलंगाना के बीबी नगर में 1028 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एम्स। दोनों जगहों पर एम्स की स्थापना जो है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के अंतर्गत की जाएगी। ये मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो दोनों जगह एम्स स्थापित होंगे वो किस योजना के तहत स्थापित होंगे, तो आप इस योजना का नाम ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 2926.42 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा पटना। देखिए, जो गांधी सेतु पुल है वो पटना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गंगा नदी पर 5.634 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल के निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो लंबाई कितनी है? 5.634 किलोमीटर लंबा होगा, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है माधवी गोराडिया दीवान। ये नाम आप ध्यान रखिएगा और वो इस पद पर 30 जून 2020 या अगले आदेश तक बनी रह सकती हैं कार्यभार संभालने के बाद से। ठीक है, और वो तीसरी लॉ ऑफिसर है जिनकी नियुक्ति NDA गवर्नमेंट के दौरान हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, अटॉर्नी जनरल के कामकाज की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है। ये आपके करंट अफेयर्स का टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन मुहैया कराने के लिए किस योजना को विस्तार देने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है उज्ज्वला योजना। देखिए, ये योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी है। तो क्या बदला है? कुछ बदलाव भी हुए हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ।
देखिए पहले क्या होता था कि इसके तहत मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। बीच में इसका दायरा बढ़ाया गया था और जो जंगल के एरिया हैं और आदिवासी एरिया हैं उनके लिए भी निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिया गया, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सभी गरीब परिवारों को शामिल कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 18 दिसंबर, यानी कल ही मनाया गया है। वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का जो विषय है वो सम्मान के साथ प्रवास है, यानी माइग्रेशन विद डिग्निटी। ये इम्पॉर्टेंट बात है। जो सब्जेक्ट होता है दिवस का वो इम्पॉर्टेंट होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं वो भारतीय हैं और उस रिपोर्ट के अनुसार 15.6 मिलियन से अधिक भारतीय विदेश में रहते हैं। तो प्रवासी कौन है आप जानते होंगे। देखिए किसी भी देश के नागरिक जब काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश या दूसरे शहर या दूसरे राज्य में बस जाते हैं तो उसे प्रवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया यानी पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा सोनम कपूर। इससे पहले वर्ष 2016 में पेटा ने सोनम कपूर को भारत की सबसे शानदार शाकाहारी सेलिब्रिटी घोषित किया था। पेटा इंडिया का कहना है कि सोनम वीगन है और वो चमड़े का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो आप बताइए कि पेटा का मुख्यालय कहाँ है? पेटा इंडिया नहीं, पेटा वर्ल्ड वाइड का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, आपके काम का है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर 2018 को कितने एनआईडी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यानी एनआईडी संशोधन विधेयक 2018 पेश किया है? तो एनआईडी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ओके, इसका आंसर होगा 4। तो कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश में अमरावती, मध्य प्रदेश में भोपाल, असम में जोरहाट और हरियाणा में कुरुक्षेत्र, वहाँ जो मौजूद है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? तो इन संस्थाओं को डिग्री, डिप्लोमा और अन्य जो स्पेशल कोर्स है उसके लिए डिग्री प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने से उन्हें उपाधि, डिप्लोमा, जो अन्य जो उपाधियाँ हैं, डिग्रियाँ हैं, उसको देने का जो है उनके पास शक्ति आ जाएगी। ओके, तो इस विधेयक में यही लबोलुआब है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2018 किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा कैट्रियोना एलिसा। वो फिलीपींस से हैं और 24 वर्षीय हैं। ये जो आयोजन था वो थाईलैंड के पाक क्रेट मुआंग थोंग थानी में आयोजित किया गया था और इसमें एक रिकॉर्ड भी बना है। स्पेन की एंजेला पोन्स हैं, वो मिस यूनिवर्स के लिए जो खिताब के लिए अन्य प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला के रूप में उन्होंने इतिहास बनाया है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि मिस यूनिवर्स खिताब के लिए जो प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? तो स्पेन की एंजेला पोन्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच का नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा नादिया निगहत। वो फिलहाल महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल में फुटबॉल सिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला देश की पहली अदालत का नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा पुणे जिला अदालत। देखिए 15 दिसंबर 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस आर.के. मेनन, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ई भुगतान यानी ई पेमेंट प्रणाली का उद्घाटन किया। तो अब अदालत शुल्क, न्यायिक जमा, जुर्माने की जो है वो सब ई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली अदालत बन गई है पुणे जिला अदालत। अदालत प्रशासन ने इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के साथ करार भी किया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस
गवर्नर का नाम आप बताइए, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में गायक शान और अरिजीत सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर होगा संगीत महासम्मान। देखिए 15 दिसंबर 2018 को कोलकाता में ये आयोजित हुआ था, बंगाल संगीत और लोक संस्कृति त्यौहार। तो उसके उद्घाटन सत्र के दौरान ये सम्मान उन्हें दोनों को दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर का नाम आप बताएंगे। ठीक है, ये आपका टेस्ट है। ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो अपडेट रहे। ओके, अगला क्वेश्चन है, सांसद बालका सुमन ने संसद यानी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो किस पार्टी से जुड़े हैं? तो इसका आंसर होगा टीआरएस। देखिए तेलंगाना विधानसभा के लिए वो निर्वाचित हुए और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने ये सूचना कल ही दी है, 18 दिसंबर को संसद में, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए प्रेसिडेंट के रूप में 17 दिसंबर 2018 को किसने पदभार संभाला? इसका आंसर होगा संदीप सोमैनी। वो सैनिटरी वेयर फर्म HSIL के CMD हैं। उन्हें 2018-19 के लिए फिक्की के नए प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित किया गया और वहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अपोलो अस्पताल की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है निर्वाचित हुए हैं? तो स्टार इंडिया के अध्यक्ष और CEO उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय गायक पंडित अरुण भादुरी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया कोलकाता में, तो कब हुआ है उनका निधन? तो इसका आंसर होगा 17 दिसंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन बुक को लेकर है और ये बुक काफ़ी विवादों में आ गया था, मामला अदालत भी गया था, तो इसलिए चर्चित बुक है। आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। पुस्तक गॉड ऑफ सिन, द कल्ट, द क्लाउड एंड डाउनफॉल ऑफ आसाराम बापू के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं यूशिनोर मजूमदार। ये बुक पेंगुइन रैंडम द्वारा प्रकाशित की गई है। 16 दिसंबर 2018 को किताब पर चंडीगढ़ की एक अदालत के रोक से इनकार के बाद इसे जारी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में किस राजनेता को हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई? तो इसका आंसर है सज्जन कुमार। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने इजराइल की किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में पहली UAV निर्माण कंपनी स्थापित की है? तो इसका आंसर है एल्बिट सिस्टम्स। देखिए मैंने कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताया था, उसका आंसर बताया था। तो आप लगातार अगर कंटिन्यू देखेंगे करंट अफेयर्स तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि हर दिन जो भी अपडेट होता है वो पिछले जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। देखिए अडानी समूह और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने संयुक्त रूप से भारत की पहली निजी मानव रहित विमान यानी UAV निर्माण फैक्ट्री हैदराबाद में आरंभ की है और ये देश में इस प्रकार की ये पहली प्राइवेट यूनिट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में इंद्र नौसेना युद्धाभ्यास का 10वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है रूस। अब लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राष्ट्रपति HH शेख खलीफा बिन जयद अल नहान ने वर्ष 2019 को किस तरह का वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा सहिष्णुता का वर्ष यानी ईयर ऑफ टॉलरेंस। ओके, तो अब करंट अफेयर्स यही समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे सुबह 5 बजे। ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।